इट इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट्स फंक्शंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, एंड फर्दर इट वाज नेशनलाइज्ड इन फर्स्ट ऑफ जनवरी 1949। एंड 100% जो स्टेक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो किसके पास अवेलेबल है? दैट इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, दैट इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, दैट इज रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड बैंक। तो इस सेक्शन के हिसाब से शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड बैंक इज दैट बैंक जिसका नाम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में शामिल है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसका एक सेकंड शेड्यूल है, जिस बैंक का नाम उस सेकंड शेड्यूल में शामिल है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगा। तो इसेंशियल जो यहां पर कंडीशन है टू अ बैंक टू बी शेड्यूल्ड बैंक, दैट द पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स should not be lesser than that of the 5 lakhs. It should not be lesser than 5 lakhs, and further the bank must be in the second schedule of the Reserve Bank of India Act. तो अगर ऐसा है तो बैंक वो शेड्यूल्ड बैंक है, अगर ऐसा नहीं है तो बैंक वुड बी व्हाट? बैंक वुड बी द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो बैंक कौन सा होगा? फिर वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगा। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांजैक्ट कर सकती है। देखिए बैंकिंग बिजनेस जो बैंक यहां पर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं दैट इज बेसिकली डिफाइंड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इफ यू रिमेंबर। तो बैंक जो है इन जनरल जो बैंक हैं वो क्या क्या बिजनेस ट्रांजिट कर सकते हैं वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया था। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या यहां पर कामकाज कर सकती है, क्या क्या बिजनेसेस कर सकती है, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, आई डोंट वांट कि आप यहां पर सेक्शंस को याद करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है दोज मस्ट बी इन योर माइंड। लाइकवाइज हमने यहां पर एसएलआर का सेक्शन किया, डेफ का सेक्शन किया, एंड फर्दर बहुत से इंपॉर्टेंट कल सेक्शन मैंने आपको करवाए थे। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी विजिट कर लीजिए वेबसाइट को iibf.info को, एंड वहां पर जाकर के देख सकते हैं आप उस वीडियो को। ओके तो जो बिजनेस यहां पर आरबीआई ट्रांजिट कर सकते हैं दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17, एंड जिसमें लिखा गया है कि विच इंक्लूड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से बिना किसी ब्याज के, यानी कि बिना कोई ब्याज पे किए हुए उनसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, फॉरेन करेंसी को सेल परचेज करना, सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना, बिल्स की रीडिस्काउंटिंग करना, प्रोमिसरी नोट्स को इश्यू करना, लोन्स को ग्रांट करना, ये सभी काम जो है जो भी सेक्शन 17 में बताए गए हैं वो यहां पर अंडरटेक किए जा सकते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर एक टर्म यूज की गई है दैट इज अ रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, एंड मैंने कल भी आपको बताया था कि जो बैंक रेट है जब वो यहां पर बताई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो रीडिस्काउंटिंग उसी बैंक रेट के ऊपर की जाती है। रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है जिसमें दो पार्टीज रहती है, एक रहता है सेलर जिसने की गुड्स को बेचा है, एंड फर्दर दूसरा रहता है बायर। अब क्योंकि बायर, जब सेलर ने यहां पर गुड्स को बेचा तो बायर ने ऑन द सपोर्ट यहां पर पैसे नहीं दिए, एंड मोर ओवर जो सेलर बायर है वो आपस में एक दूसरे को इतना ज्यादा नहीं जानते हैं। तो अगर इसने एक क्रेडिट देना है तो एक ये किसके थ्रू देगा? एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही क्रेडिट जो है यहां पर सेलर जो है वो बायर को देगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सेलर है दैट इज अ क्रेडिटर जो कि यहां पर उधार पर सामान देना चाहता है, एंड बायर वो है जिसने सामान परचेज किया है, यानी कि इसने उधार पर सामान लिया तो ये डेप्टर हो गया। ठीक है, तो फर्दर जब यहां पर ये सामान दिया जाएगा तो उस टाइम पर यहां पर सेलर एक अनकंडीशनल ऑर्डर देगा। क्या देगा? एक अनकंडीशनल ऑर्डर देगा बायर को कि तुमने मुझे एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या फिर मेरी डिमांड के बेस पर, जब मैं डिमांड करूंगा तब तुम्हें मुझे ये पैसा जो मेरा है वो वापस करना पड़ेगा। ऐसा एक अनकंडीशनल ऑर्डर जो है वो सेलर के द्वारा बायर को दिया जाएगा, एंड फर्दर बायर जो है वो यहां पर इस ऑर्डर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, एंड ही विल बी बिकमिंग द एक्सेप्टर। तो यहां पर जो सेलर है दैट विल बी द ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिस पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया गया है दैट विल बी द ड्रॉई, इसको हम कहते हैं ड्रॉई कहते हैं, एंड फर्दर ड्रॉई विल आल्सो बी द एक्सेप्टर। अब जब एक बार इसने यहां पर जो बिल है उसे एक्सेप्ट कर लिया दैट विल बी रिटर्न्ड बैक टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर के पास वापस आ जाएगा। अब यहां पर सेलर ये बिल लेकर चला गया, मान लीजिए बिल जो था वो 10 लाख रुपए का ड्रॉ किया गया था, ये बिल जो था वो 10 लाख का ड्रॉ किया गया था, एंड फर्दर सेलर यहां पर वापस चला गया, सेलर चला गया अपने बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास जाता है, बैंक को जाकर के कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, एंड फर्दर इस बिल के बदले में जो कि एक्सेप्टेड है बाय द बायर, इस बिल के बदले में XYZ जो बैंक है वो यहां पर इसे क्या देता है? पैसे, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है, एंड बिल जो है ये अपने नाम में ले लेता है। यानी कि अब ये सेलर जो है ये बिल को एंडोर्स कर देता है।
सो बिल इज एंडोर्स, तो ये यहां पर हो गया एंडोर्सर, एंड बैंक के नाम में ही हो गया एंडोर्स हो गया, तो ये बैंक क्या हो गया यहां पर एंडोर्सी बन गया। बैंक के नाम में बिल एंडोर्स हो चुका है, अब बैंक के नाम में नेगोशिएट हो चुका है। बैंक इज नाउ द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पर XYZ बैंक को भी अगर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, लेट अस टेक द केस कि बैंक को भी यहां पर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी, बैंक ने यहां पर 10 लाख के बदले में 9,90,000 का या 9,80,000 पे जो लिक्विडिटी थी वो यहां पर प्रोवाइड कर दी है सेलर को, एंड बैंक को भी इन बिटवीन लिक्विडिटी चाहिए। तो यहां पर अगर बैंक को लिक्विडिटी चाहिए तो बैंक यहां पर रीडिस्काउंटिंग करवाएगा, किससे? यहां पर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है वो यहां पर रीडिस्काउंटिंग कर सकती हैं। अब जैसे फॉरेन बिल्स हैं तो उनके केस में एक्सिम बैंक रीडिस्काउंटिंग का काम करता है, एंड फर्दर जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रीडिस्काउंटिंग कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रीडिस्काउंटिंग कर सकता है। लेट अस टेक द केस कि यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये बिल जो है वो रीडिस्काउंटिंग करवाने के लिए पहुंच गया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये बिल नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो असाइनमेंट है यहां पर बिल की वो यहां पर किसके नाम में हो जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम में हो जाएगी। रिस्क फैक्टर जो है वो XYZ के पास ही रहेगा। वो किसके पास रहेगा? वो XYZ के पास ही रहेगा, यानी कि अगर कोई लॉस वगैरह हुआ तो XYZ की जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन यहां पर जो लिक्विडिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर देता है। लेट अस टेक द केस कि यहां पर 9.80 में से 9.75 लाख की यहां पर जो लिक्विडिटी थी वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मार्जिन रखते हुए यहां पर प्रोवाइड करवा दी। अब यहां पर जो किया गया इस प्रोसेस में, यहां तक के प्रोसेस में, दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। एंड जब यहां पर बैंक ने दोबारा से उसको डिस्काउंट करवाया, दैट इज सेड टू बी रीडिस्काउंटिंग। फैक्टरिंग का सर्विस नहीं है ये, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फैक्टरिंग। तो किसी ने यहां पर आंसर किया है रिलेटेड टू ये फैक्टरिंग है, तो दिस इज नॉट फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के केस में जो यहां पर अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं उनको असाइन किया जाता है टू अ कंपनी। बैंक इटसेल्फ जो है वो यहां पर फैक्टरिंग का काम नहीं कर सकते हैं, उनको सब्सिडरी फॉर्म करनी पड़ती है फॉर द सेम पर्पसेस, एंड वहां पर अकाउंट मेंटेनेंस का काम भी रहता है। लेकिन दैट इज रिलेटेड, जो हम यहाँ पर टॉपिक कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल और परचेसिंग ऑफ द बिल। ओके, तो सेक्शन 17 is related to the different various type of the businesses which the Reserve Bank of India can undertake. Next, it is related to Reserve Bank of India provides emergency loans to banks on the liberal terms. यानी कि काफी फ्लेक्सिबल टर्म्स के ऊपर यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इमरजेंसी लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक्स को। ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 18। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू बैंकर टू गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरियस यहां पर फंक्शंस को परफॉर्म करती है फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजिट करती है, पब्लिक डेप्ट को मैनेज करती है। ठीक है, जो भी यहां पर पब्लिक डेप्ट है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। सो दैट इज आल्सो द टास्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 20। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू राइट टू ट्रांजैक्ट द गवर्नमेंट बिजनेस। सो आरबीआई के पास यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं, रेमिटेंस से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, डिपॉजिट को फ्री ऑफ इंटरेस्ट अपने पास रखना, तो इसके रिलेटेड यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कामकाज करने का क्या है? राइट है। देन इट इज रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ बैंक नोट्स। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है यहां पर बैंक नोट्स को इशू करने का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है, एकमात्र अधिकार है कि ये बैंक नोट्स को इश्यू कर सकती है, एंड फर्दर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इट इज रिलेटेड टू इश्यू डिपार्टमेंट। सो बैंक नोट्स शेल बी इशूड बाय द इशू डिपार्टमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इशू डिपार्टमेंट है वो यहां पर बैंक नोट्स को इशू करता है, एंड दीज नोट्स आर इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ। तो यहां पर किस चीज की सिक्योरिटी रखी जाती है? गोल्ड कॉइन्स की, बुलियन की, रूपी कॉइन्स की, एंड फर्दर फॉरेन सिक्योरिटीज एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। एंड फर्दर यहां पर 200 करोड़ रुपीस के जो आपको मिनिमम एसेट्स हैं वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करके रखेगी, जिनके अगेंस्ट जो है वो यहां पर इशू डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर करेंसी नोट्स को इशू करता है। ओके, देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। तो डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स जो है वो कहां पर डिफाइंड है? दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 24। तो 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक की जो डिनोमिनेशन है वो यहां पर इशू की जा सकती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 रुपए की करेंसी एंड 5 रुपए की जो करेंसी है वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू की जा सकती है, यानी कि नई करेंसी नहीं छापी जा रही है,
यानी कि नई करेंसी नहीं छापी जा रही है। तो 2 रुपए की करेंसी से लेकर के 10,000 तक की जो करेंसी है दैट इज इशूड बाय दैट इज बेसिकली दैट डिनोमिनेशन इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड 1 रुपए की जो करेंसी है दैट इज बेसिकली वो कौन इशू करता है, दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उसके ऊपर साइन करते हैं। जो 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक के जो करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ओके, एंड फर्दर सेक्शन 26 जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू बैंक नोट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेल बी द लीगल टेंडर एंड शेल बी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर एक लीगल टेंडर होते हैं ये सेक्शन 26 के अंदर, एंड फर्दर दीज आर गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी गारंटी दी जाती है कि जो भी पर्सन के पास ये होंगे उनको उसके उतनी वैल्यू पे करनी होगी। ठीक है, यानी कि उस पर्सन को उतनी वैल्यू उसकी मिलेगी, दैट इज रिलेटेड टू इट। तो सेक्शन 22 से हम यहां पर स्टार्ट कर देते हैं रिलेटेड टू द बैंक नोट। तो यहां पर सेक्शन 22 के तहत यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है बैंक नोट्स को इशू करने का। एंड फर्दर अब ये जो इशू नोट्स हैं ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ये इशू डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 23। अब ये जो इशू डिपार्टमेंट है इसके एसेट्स होते हैं विच आर बेसिकली गोल्ड कॉइंस के अलावा जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं एंड फॉरेन सिक्योरिटीज हैं वो इसमें पार्ट बनेंगी मेजरली। एंड फर्दर इन एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम से कम 200 करोड़ की होनी चाहिए। एंड फर्दर अब इस करेंसी की डिनोमिनेशन क्या होती है, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 24। तो 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक की करेंसी की डिनोमिनेशन होती है। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 26 कि यहां पर जो नोट्स इशू किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो लीगल टेंडर होंगे एंड दीज आर गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू रूल्स फॉर रिफंडिंग वैल्यू। देखिए अगर कोई करेंसी जो है वो खराब हो जाती है, अगर कोई इम्परफेक्ट नोट्स हैं, क्योंकि वो क्या है बेसिकली मैटर ऑफ ग्रेस है, दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज अ मैटर ऑफ ग्रेस। क्योंकि वहां पर अगर आप करेंसी आपकी कंट्री की करेंसी खराब है तो अल्टीमेटली आपको यहां पर उसका भुगतान भी करना होगा। ओके, तो एज अ मैटर ऑफ ग्रेस अगर करेंसी जो है वो सॉइल्ड है, अगर वो म्यूटिलेटेड है, अगर वो इम्परफेक्ट नोट्स हैं, तो उनके केसेस में क्या रिफंड वैल्यू रहेगी उसके रिलेटेड जो रूल्स रहेंगे वो सेक्शन 28 में डिफाइन किए जाते हैं। सेक्शन 29 इट इज रिलेटेड टू बैंक्स नोट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टैंप ड्यूटी। तो देखिए चाहे ये बेसिकली बेरर इंस्ट्रूमेंट है एंड फर्दर ये यहां पर बेसिकली इसमें क्या है, इनको यहां पर स्टैंप ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि यहां पर बैंक नोट्स के ऊपर कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं पड़ेगी। सेक्शन 31 इट इज रिलेटेड टू प्रोहिबिट इशू ऑफ बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 31 है ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, किस चीज की रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि यहां पर कोई भी पर्सन अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं कर सकता जो कि पेएबल टू बेरर हो। नाउ व्हाट इज पेएबल टू बेरर, जैसे कि मैंने पर्सन ए ने एक यहां पर चेक इशू किया एंड फर्दर इसने बेरर इंस्ट्रूमेंट इशू किया, पर्सन सी के पास इसका होल्ड था, वो इसकी पेमेंट ले सकता है, दैट इज अ चेक, दैट इज रिलेटेड टू चेक। लेकिन अगर ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होगा तो ऐसा अलाउड नहीं है, अगर प्रोमिसरी नोट के केस में होगा तो ऐसा अलाउड नहीं है। तो इट प्रोहिबिट्स इशुएंस ऑफ द bearer बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट पेएबल टू द bearer। इज दैट क्लियर? That is defined under section 31 and further it is related to assets of the issuing department। very very important again, तो इसके बेस पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो यहां पर इशुएंस डिपार्टमेंट है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 एंड फर्दर इशुएंस डिपार्टमेंट को यहां पर क्या करना पड़ता है, अपने पास एसेट्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो कि यहां पर गोल्ड कॉइंस, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकते हैं। एंड फर्दर यहां पर जो एग्रीगेट वैल्यू रहेगी किसकी, गोल्ड कॉइंस की एंड गोल्ड बुलियंस की, गोल्ड कॉइंस की एंड गोल्ड बुलियंस की, वो 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। एंड फर्दर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज एंड अदर जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, उनकी वैल्यू जो है वो किसी भी समय पर 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन की जो वैल्यू है वो 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए एंड बाकी जो यहां पर एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। दैट इज रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द इशुएंस डिपार्टमेंट, जो कि यहां पर बैंक नोट्स को इशू करने वाला है, उसके एसेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, further it is related to section 42 subsection 1 which is related to CRR, that is the cash reserve ratio।
तो अंडर द सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। एसएलआर जो है वो 24 सेक्शन में डिफाइन किया गया था ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो यहां पर जो सीआरआर है डेट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट, ठीक है, पहली चीज है। अब यहां पर भी बैंक्स को नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का एक जो फिक्स्ड परसेंटेज है दैट इज टू बी मेंटेन्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इनके करंट अकाउंट चल रहे हैं सभी बैंक्स के। अब जो भी मेंबर बैंक्स हैं, जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फर्दर जो भी ये बैलेंसेस मेंटेन किए जाएंगे, कैश बैलेंसेस मेंटेन किए जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया करेगा। नो इंटरेस्ट शैल बी पेड। एंड फर्दर यहां पर कोई भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू नहीं है सीआरआर की। एसएलआर के केस में हमने ये पढ़ा था कि यहां पर एसएलआर के केस में कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, बट द अपर लिमिट इज 40%। जो एसएलआर है उसके केस में जो अपर लिमिट है वो 40% है, लेकिन सीआरआर के केस में ना तो कोई हमारे पास फ्लोर वैल्यू है, या तो कोई सबसे मिनिमम वैल्यू है, ना ही कोई हमारे पास सीलिंग वैल्यू है, ना ही हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू है। एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे सेट कर सकती है। एंड फर्दर सीआरआर जो है वो फोर्टनाइटली बेसिस पर आपको 100% मेंटेन करनी होती है, एंड डेली बेसिस पर आपको एवरेज बेसिस पर ये मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का जो पार्ट होता है, एक ये मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में ये मेंटेन करनी होती है। एंड फर्दर कोई भी अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट इसकी नहीं है, इंटरेस्ट इसके ऊपर कोई भी पे नहीं किया जाएगा। बार बार कह रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फर्दर इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 45A टू 45F, सेक्शन 45A टू 45F, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द कि वो इंफॉर्मेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, यानी कि जो भी लेंडिंग यहां पर की गई है बैंक्स के द्वारा, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर कलेक्ट की जा सकती है। तो जो भी बोरोअर्स हैं जो एक सिक्योर्ड लिमिट, यानी कि जिन्होंने कोलेटरल के अगेंस्ट, जिन्होंने किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्रेडिट लिमिट ले रखी है, एंड फर्दर जो अमाउंट है वो 10 लाख या उससे ज्यादा है, एंड अगर जिन बोरोअर्स के पास अनसिक्योर्ड लिमिट है एंड जो अमाउंट है वो 5 लाख या उससे ज्यादा है, एंड फर्दर उसके केस में क्या करना होगा, उनके केस में उनको एक रिटर्न फाइल करनी होगी। बैंक्स को इसके केस में एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एंड फर्दर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? एंड इसके अलावा जो भी डाउटफुल लॉस या सूट फाइल्ड अकाउंट्स हैं, जो भी डाउटफुल अकाउंट्स हैं, यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उनमें फर्दर क्या होती है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे कि सबस्टैंडर्ड एसेट्स हो गए, एंड फर्दर डाउटफुल एसेट्स हो गए, लॉस एसेट्स हो गए। तो उसी की बात कर रहे हैं, अगर जो लोन अकाउंट है वो डाउटफुल एसेट है या फिर लॉस एसेट है, या उसमें आपने सूट फाइल किया हुआ है, चाहे सिविल सूट फाइल किया हुआ है, चाहे आपने डीआरडी के अंदर सूट फाइल किया हुआ है, जहां पर जो एग्रीगेट आपका आउटस्टैंडिंग है, जहां पर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके रिलेटेड भी बैंक्स को यहां पर एक रिपोर्ट हाफ ईयरली फाइल करनी पड़ती है मार्च एंड सितंबर में विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहली चीज है, जहां पर सिक्योर्ड क्रेडिट लिमिट है 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख या उससे ज्यादा, अनसिक्योर्ड क्रेडिट लिमिट है 5 लाख या उससे ज्यादा, उसके रिलेटेड हाफ ईयरली रिटर्न जाएगी। एंड फर्दर सेकेंडरी इट इज रिलेटेड टू जहां पर आपके जो एसेट है वो डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट या फिर सूट फाइल्ड एसेट है, उनके केस में जहां पर एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, वहां पर भी हाफ ईयरली जो रिटर्न है वो यहां पर सबमिट करवानी पड़ेगी। देन इट इज रिलेटेड टू BSR। अब BSR क्या, दैट इज बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न। अब बेसिकल स्टैटिस्टिकल रिटर्न में क्या है कि BSR 1 में जो भी आपके बोरोर अकाउंट्स हैं 2 लाख से ज्यादा, उनकी रिटर्न जाएगी। BSR 2 में आपके जो इंफॉर्मेशन है वो डिपॉजिट से रिलेटेड जाती है, एंड डिपॉजिट का जो ब्रेकअप है, जैसे कि करंट अकाउंट्स में कितना डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट्स में कितना डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट्स कितने हैं, इनसे रिलेटेड जो डाटा है आपका वो यहां पर आपको भेजना पड़ता है, सेग्रीगेट करते हुए, ब्रेक ऑन करते हुए, ठीक है, ब्रेकअप करते हुए उनका भेजना पड़ता है। Is that clear? So that is related to the section 45A to section 45F that empowers the Reserve Bank of India to collect the credit information, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यहां पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द बैंक्स।
एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू रेगुलेशंस रिलेटिंग टू एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, तो उनको भी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में लेकर आया गया है अंडर द सेक्शन 45H to 45T। देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू आरबीआई के पास एग्जेम्पशन है कि उसकी कोई भी जो इनकम होगी उसके ऊपर उसे इनकम टैक्स पे नहीं करना है, दैट इज अंडर सेक्शन 48। सेक्शन 49 इट इज रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ द बैंक रेट। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां पर बैंक रेट जो है, जो पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, उसके रिलेटेड यहां पर डिक्लेरेशन की जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज पब्लिसाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 49। एंड फर्दर पहले यहां पर इसका इस्तेमाल होता था कमर्शियल पेपर्स को परचेज करने में, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करने में, या फिर जो पेनल्टी रेट लगाया जाता है सीआरआर को शॉर्टफॉल के ऊपर, या फिर एसएलआर की शॉर्टफॉल के ऊपर, दैट इज ओवर एंड अबव द बैंक रेट। ठीक है, तो उसमें यहां पर कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट वाज रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो एक चीज बताइएगा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिदायतें दे सकती है? क्या यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहां पर डायरेक्शंस दे सकती है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए कि क्या यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, येस और नॉट? इफ येस देन अंडर विच सेक्शन? अगर कर सकती है तो कौन से सेक्शन के अंडर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावर किया गया है कि वो यहां पर डायरेक्शंस इशू कर सकती है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। काइंड प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट कि यहां पर अगर डायरेक्शंस इशू की जा सकती हैं वो किस सेक्शन के अंदर। वेरी राइट, वेरी राइट। सो सही आंसर यहां पर मुनीराम जी की द्वारा दिया गया, डेट इज रिलेटेड टू सेक्शन 7, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया गया है, इफ एनी ऑफ द डायरेक्शंस आर टू बी इशूड दैट कैन बी डन अंडर द सेक्शन 7, दैट कैन बी डन अंडर द सेक्शन 7।